Good morning friends, I am HS Radna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, यानी 60 जो डेज चैलेंज है, 60 डेज चैलेंज में हमने पॉलिटी की 7 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं और जो हमारा राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर है उसकी भी 7 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटी की 8th क्लास के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को कंटिन्यू शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप स्टार्टिंग में ही वीडियो को शेयर कर दिया करो, उसके बाद वीडियो को देखें, कंप्लीट देखें। आपको बेहतरीन जानकारी, आपको पूरा, आप एक बार पॉलिटी पढ़ के देखिए, आपको कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बैक की क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस से डली हुई हैं, तो सभी को देखें। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमने भाग 2 कंप्लीट पढ़ लिया था। अब भाग 2 से संबंधित जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, यानी संवैधानिक जो संशोधन हुए हैं, उनको पढ़ेंगे और भाग 3 डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए, हम बात करते हैं भारत का संविधान भाग 2 प्रमुख संशोधन संज्ञान प्रतियोगी संस्थान बाय HS सर। कॉन्टैक्ट नंबर 6376204163। व्हाट्सएप नंबर आप देखिए 9660150190। टेलीग्राम चैनल हरवीर सर से आप ज्वाइन हो जाइए, आपको हर वीडियो की PDF वहाँ से आपको प्राप्त करनी होगी। तो देखिए, आज आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा अमेंडमेंट है 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे दोस्तों? इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इसमें क्या संशोधन हुआ था और ये क्यों किया गया ये। तो दोस्तों, एक व्यक्ति थे राजनारायण ने क्या किया था, याचिका पेटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट फैसला दे दिया था। इंदिरा गांधी उस समय क्या थी, PM थी, तो उनके खिलाफ फैसला दिया था उनके निर्वाचन को लेकर के। तो इसलिए इस वजह से ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इसमें क्या कर दिया गया कि भाई जो प्रधानमंत्री का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, ये सभी न्यायालय के दायरे से बाहर किए जाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन या नियुक्ति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सारे बाहर कर दिए गए थे न्यायालय से, यानी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अब ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 39 अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM, इन सबको, इनके निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं, उनको न्यायालय में अब नहीं ले जाया जा सकता। तो देखिए, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये संशोधन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले की प्रतिक्रिया के संदर्भ में लाया गया था जिसमें न्यायालय ने समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर तत्कालीन PM इंदिरा गांधी के लोकसभा में निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या किया था दोस्तों, ये पेटिशन कहाँ पर दायर की गई थी? सुप्रीम कोर्ट में नहीं की गई थी, ये राजनारायण के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेटिशन दायर की गई थी। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया था कि भाई इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन था वो अवैधानिक करार दे दिया था, इसलिए ये अमेंडमेंट लाया गया था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या हुआ देखिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, इनके विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तो ये 39 अमेंडमेंट एक्ट 1975 है दोस्तों। समझ में आ गया होगा आपको।
नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए आप। यह तय किया गया कि इनसे संबंधित विवादों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और नवी अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों को जोड़ा गया। इसके लिए ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए थे, अथॉरिटीज बना दी गई थी कि भाई न्यायालय नहीं निपटाएगा, अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल्स होते हैं, यानी जो प्राधिकरण और अधिकरण होते हैं वो इन विवादों को निपटाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, जो ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं, अथॉरिटीज बनाते हैं, उनमें तो प्रधानमंत्री के ही व्यक्ति अध्यक्ष वगैरह बन जाते हैं, तो फिर वो कोई बड़ा इशू नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए अब हम बात करेंगे इसके बाद जो 42 अमेंडमेंट एक्ट है, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो दोस्तों इससे मुख्य आपको 3 से 4 बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। वैसे ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहा जाता है भारत का। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या हुआ, एक तो इसमें देखिए SSI को जोड़ा गया, यानी SSI सोशलिज्म और सेकुलर और इंटीग्रेटी, यानी सोशलिज्म यानी समाजवादी, सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रेटी यानी एकता एवं अखंडता, ये शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है यहाँ से। दूसरा दोस्तों यहाँ से क्या जोड़ा गया था, एक यहाँ पर एक स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जो कमेटी बनी थी स्वर्ण सिंह की, उसकी सिफारिश पर क्या कर दिया गया था दोस्तों, उस पर मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिए गए थे, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे और कहाँ पर जोड़े थे ये, संविधान में भाग 4 के तहत जोड़ दिए गए थे। और ये मौलिक कर्तव्य वैसे हम सारे पढ़ेंगे, लेकिन कौन कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 4, आर्टिकल आपको ध्यान रखना है 51 कै से 51 कै तक। ठीक है, 11 कर्तव्य हैं आपको ध्यान रखने हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से SSI जोड़ा गया था, यानी सोशलिज्म, सेकुलर और इंटीग्रेटी। ठीक है, एक मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। एक इसमें दोस्तों जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना कर दिया गया, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये कर दिया गया था। तो ये काफ़ी यहाँ पर संशोधन हुए थे, तो हम एक एक करके सभी को यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें संशोधन जो हुए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है तथा इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया था। स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशें थी, भाई मूल कर्तव्यों को जोड़ें, SSI को जोड़ें, तो ये प्रभावी बनाया गया था। आगे हम इसमें बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए, जो हम बात कर चुके हैं। एक भाग 4 के में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। जो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ था, उसमें कैबिनेट जो भी सलाह देगा वो राष्ट्रपति मानेगा, इसके लिए बाध्य कर दिया गया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। प्रशासनिक अधिकरणों तथा मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई और भाग क्या जोड़ दिया गया था यहाँ पर, भाग 17 कै जोड़ा, ये दोस्तों 17 है, आपको ध्यान रखना है, भाग 17 कै जोड़ दिया गया था। ठीक है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और एक 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें 2001 तक के लिए फिक्स कर दी गई थी, यानी परिसीमन आयोग गठित किया गया था 1971 के तहत। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
ये यहाँ पर क्या निश्चित कर दी गई थी लोकसभा की सीटें। आगे हम बात करते हैं संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया, यानी जो भी अमेंडमेंट लाएंगे वो संविधान कुछ भी संशोधन करेंगे तो वो न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए। तो अब कैसा भी आप संविधान संशोधन कर दीजिए, कैसा भी कानून बना दीजिए, उसकी जांच नहीं हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात थी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी पावर को भी कम कर दिया गया। तो इसमें इंदिरा गांधी ने मनचाहे काम किए थे, जैसा उसको सूट कर रहा था, उसकी सरकार को सूट कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग काम किए थे। कुछ अच्छे भी किए थे तो कुछ गलत भी। जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति को भाई कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, पहले वो नहीं भी मानते थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को कम कर दिया गया और संवैधानिक संशोधन होते हैं उसको न्यायपालिका की जांच से बाहर कर दिया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ा कर दिया गया था बढ़ाकर। तो ये सारे उसने अपने खुद के स्वार्थ के लिए किए थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, लोकसभा तथा राज्यसभाओं के कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। अभी भी राज्यसभा का कार्यकाल तो दोस्तों कितना है, अच्छा राज्यसभा का नहीं किया था, एक तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया और एक राज्यों में जो विधानसभा होती है उनका कार्यकाल भी कितना कर दिया गया था दोस्तों, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से संविधान का अतिक्रमण कर सकती है कोई गवर्नमेंट, आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये व्यवस्था की गई कि डीपीएसपी यानी जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके क्रियान्वयन हेतु बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध नहीं करार नहीं दिया जाएगा कि ये मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करते हैं। एक इसमें ये बात भी जोड़ी गई थी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लागू करने में यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो भी वो लागू किए जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर नई चीज़ जोड़ दी गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए ये काफ़ी बड़ा संविधान संशोधन था तो ये आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्तियाँ दी गई तथा ये स्पष्ट कर दिया गया कि कानून मौलिक अधिकारों से प्रभावित नहीं होंगे। संसद को दोस्तों राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कह करके उन्होंने क्या, राष्ट्र विरोधी कैसे कि भाई सरकार के प्रति या सरकार के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट करेगा या कोई आंदोलन खड़ा करेंगे तो उसको मतलब उनसे निपटने के लिए विशेष शक्तियां बना दी गई थी और मौलिक अधिकारों का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया यहाँ पर। तो ये भी एक बहुत गलत बात थी यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो देखिए 3 नए नीति निर्देशक तत्व भी यहाँ पर जोड़े गए थे। एक तो समान न्याय, ये ठीक था, निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी सही था, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। तो ये काम तो मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे काम भी हुए थे इसमें और काफ़ी बेकार काम भी किए गए थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, एक तो समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के जो प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, जैसे उद्योगों में जो भी कोई मैनेजमेंट होगा उसमें जो उसके कर्मकार हैं यानी जो लेबर है उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीवों का संरक्षण, संवर्धन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जोड़ी गई थी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो देखिए भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई कि भाई कोई भी भाग है भारत का जहाँ पर भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जानी चाहिए तो वो भी किया गया दोस्तों। और इसमें जो जैसे राष्ट्रपति शासन लगाते हैं वो एक बार में 6 माह बढ़ाया जा सकता है, उसको 1 वर्ष कर दिया गया कि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो ये भी कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था को गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार या शक्तियां दी गई। मतलब देश में कोई भी कानून है, कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए ये उन्होंने हवाला दिया था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है देश का, इसको सही करने के लिए कोई भी सशस्त्र बलों को, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, या जिसे भी वो भेजना चाहते हैं वो मतलब शक्तियाँ दे दी गई थी। तो ये बात भी मतलब यहाँ पर बातें यही थी दोस्तों ज़्यादा तो, कि उनको अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है देश में, कोई भी आंदोलन हो रहा है, तो उसको दबाने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के ये संशोधन कानून बना दिए इस 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब देखिए 5 जो विषय थे राज्य सूची के, उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया क्योंकि उन पर राज्य कानून बनाता था। अब केंद्र ने सोचा कि भाई अब हम समवर्ती सूची में डाल देंगे तो हमारा कानून, क्योंकि समवर्ती सूची पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, तो लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का ही मान्य होता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई इस पर प्रभावी कानून तो हमारा ही रहेगा। तो देखिए 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब ये आपको 5 याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये 5 पहले राज्य सूची में थे और फिर इन्हें कहाँ पर डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। तो एक तो एजुकेशन है दोस्तों, समवर्ती सूची। वन भी कहाँ पर है, समवर्ती सूची, ठीक है। यानी एक तो ई एजुकेशन, एफ फॉरेस्ट, उसके बाद वन्य जीव, यानी उसके बाद बात करते हैं तो वन्य जीव। वन्य जीव यानी अपन कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ, यानी WEFW, और नापतोल एवं न्याय प्रशासन। तो देखिए EFW से ध्यान रखोगे, और नापतोल और न्याय प्रशासन, ये 5 डाले गए थे। और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी मामलों का गठन एवं संगठन, ये सब समवर्ती सूची में डाल दिए। एक तो उच्चतम न्यायालय को छोड़ा गया था और एक उच्च न्यायालय, बाकी जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, लोक अदालत होती हैं, सत्र न्यायालय होते हैं, उन सबको भी समवर्ती सूची में ही शामिल कर दें। तो ये आपको ध्यान रखना है 5 विषय। अभी कितने हैं दोस्तों समवर्ती सूची में, तो अभी समवर्ती सूची में कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं, यानी 52 हो गए हैं। पहले जब संविधान लागू हुआ था तब 47 थे, और राज्य सूची में उस समय 66 थे। 5 यहाँ पर आ गए, तो वहाँ पर कितने रह गए, अब समवर्ती सूची में 61 रह गए और यहाँ पर 52 हो गए। और जो संघ सूची है उसमें संविधान लागू हुआ था तब 97 थे और अब 100 हो गए हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। और ये सूचियाँ कौन सी अनुसूची में है दोस्तों, ये हैं 7वीं अनुसूची में। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, तो देखिए संसद, इसके बाद आगे बात करते हैं संसद एवं राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता की समाप्त कर दिया गया। दोस्तों जैसे गणपूर्ति होती है कि भाई कोई भी संविधान संशोधन करना है, कोई भी विधेयक पारित करना है, तो उसके लिए क्या गणपूर्ति होनी जरूरी है। कोरम यानी टोटल का 1/10 तो उपस्थित होना जरूरी है, इसे कोरम कहा जाता है दोस्तों। 10% तो होना जरूरी है सदस्यों का, लेकिन इसको भी समाप्त कर दिया गया। अब चाहे जितने हैं वही क्या किसी भी विधेयक को पारित कर देते थे। अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई, तो ये ठीक था दोस्तों। अखिल भारतीय जो विधि सेवा के सृजन है इसकी व्यवस्था की गई, जैसे UPSC है, PCS हैं हर राज्यों के, जैसे राजस्थान में RPSC है, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, जांच के बाद दूसरे चरण में प्रतिनिधित्व करने के किसी सिविल सेवक के अधिकार को हटाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया। जैसे कहीं भी जांच कर रहे हैं तो अधिकारी जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जांच के दायरे को भी छोटा कर दिया गया।
यानी किसी पर भी कोई भी मुद्दा है उस पर जांच करेंगे तो वो एक लिमिटेड चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई थी, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब मुख्य आपको यहाँ से कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं, सभी आप याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, यूपीएससी तक दे देना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको मुख्य बातें कौन कौन सी ध्यान रखनी है। एक तो इसमें जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, एक तो एसएसआई जोड़ा था, सोशलिज्म, सेकुलर और इंटीग्रिटी, यानी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, एक इसमें क्या जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें थी ये सारी, तो मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। ठीक है, भाग 4 के नया जोड़ा गया था, 51 के में ये सारे हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं ये जोड़ दिए गए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, और राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद कोई भी संसद को कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, यानी कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अब उसको राष्ट्र विरोधी गतिविधि कह करके उनको कोई भी सशस्त्र बल को बुलाकर दबा दिया जाएगा, ये इसमें कर दिया गया था दोस्तों। और राष्ट्रपति की बात करते हैं, और राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया था, बाध्य, वो तो पहले ही कर दिया गया था। ठीक है, 39वें संविधान संशोधन 1971 के तहत ही कर दिया गया था। और अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनके सृजन को यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई थी। उसके बाद 3 नीति निर्देशक तत्व जोड़ दिए गए थे, एक तो समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों को छोड़ करके सभी न्यायालयों को भी समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और समवर्ती सूची में इसी के तहत कौन कौन से डाले थे, एजुकेशन यानी ई, एफ यानी फॉरेस्ट वन, और डब्ल्यू यानी वाइल्ड लाइफ वन्यजीव, और बाकी उच्च न्यायालय, इनसे संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी गई थी। आपको पता होना चाहिए, 5 विषय डाले थे। और किसी भी अधिकारी का जो जांच का दायरा है उसको कम कर दिया गया था। तो ये बहुत बड़ा एक संशोधन हुआ था जिसे हम 42वां संविधान संशोधन 1976 के नाम से जानते हैं, और बात करते हैं इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहते हैं। तो आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप कमेंट में डालते रहें। आगे हम बात करते हैं, तो इसके बाद हम बात करते हैं 43 अमेंडमेंट एक्ट 1997 यानी 43वां संविधान संशोधन 1997। तो देखिए इसमें क्या करा गया था दोस्तों, न्यायिक समीक्षा तथा रिट जारी करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्राधिकारों को पुनः स्थापित कर दिया गया। दोस्तों इसमें जो न्यायिक समीक्षा थी, भाई न्यायिक समीक्षा से भी बाहर कर दिया गया था ना कि भाई संसद कोई भी कानून बनाएगा तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। तो ये 1997 में क्या कर दिया गया था, 43वां संविधान संशोधन हुआ था 1997 में नए होकर के दोस्तों ये 1977 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1977 में इसको दोबारा से बहाल कर दिया गया कि कोई भी संवैधानिक प्रावधान पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा को बहाल किया गया था। आगे इसमें और क्या हुआ था, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में विधि बनाने की संसद की विशेष शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर जो विधि बनाने की विशेष शक्तियाँ थी, क्योंकि ये दोस्तों मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आ गई थी, उसने ये सारे काम किए थे। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें काफ़ी चेंजिंग कर दिए गए थे। जो पहले स्थितियां थी वो बहाल कर दी गई थी, न्यायिक समीक्षा को यहाँ पूरी तरीके से बहाल कर दिया गया था, और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो कार्यकाल हैं वो पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। ये सारी बातें इसमें हैं, तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो देखिए
लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया गया, यानी 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए संसद एवं राज्य विधानमंडल में कोरम की व्यवस्था को बहाल कर दिया गया। वहाँ पर उन्होंने गणपूर्ति को क्या कर दिया गया था दोस्तों, समाप्त, कि ये जरूरी नहीं है गणपूर्ति होना। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से बहाल कर दिया गया था। संसदीय विशेष अधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया, यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के तहत आप कानून बना रहे हो, उसके तहत काम कर रहे हो, तो इसको यहाँ पर हटा दिया गया था। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है जो बिल्कुल भी क्या था दोस्तों, ये था जो 96 तो दोस्तों ये जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है, ये 1976 का बिल्कुल अपोजिट था और इसमें जो जो गलतियां इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने की थी उनको यहाँ पर सुधारा गया था। ठीक है, तो देखिए हम आगे इसमें देखते हैं तो देखिए संसद एवं राज्य विधानमंडलों की कार्रवाइयों की खबरों को समाचार पत्रों में प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। उन्होंने तो प्रेस पर भी प्रतिबंध वगैरह लगा दिया गया था। अब संसद के अंदर जो भी खबरें हो रही हैं, समाचार हैं, उनको क्या संरक्षण दिया गया और प्रकाशन करने की छूट दे दी गई थी। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने या वापस भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई। यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया था, उस जो संसद है या हम कहते हैं कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। यहाँ पर क्या कर दिया गया था कि भाई वो एक बार वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये चीज़ जोड़ी गई थी। तो ये भी काफ़ी अच्छी है और मानने के लिए तो दोबारा के लिए तो बाध्य यहाँ पर भी था। ठीक है, कि दोबारा यदि कार्यपालिका ने कोई भी विधेयक लौटाया है तो फिर राष्ट्रपति साइन करने के लिए क्या है, बाध्य है। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए अध्यादेशों को जारी करने के संदर्भ में राष्ट्रपति राज्यपाल एवं प्रशासकों की अंतिम संतुष्टि वाले बंद को समाप्त कर दिया गया कि भाई जो अध्यादेश जारी करते हैं इसमें अंतिम जो फैसला होगा वो राष्ट्रपति या राज्यपाल का ही होगा और वो मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य थे ही। तो जो वो कुछ अध्यादेश निकलवाना चाहते थे वो क्या फाइनल मान लिए जाते थे, तो इसको क्या यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कटौती कर दी थी, जैसे कि भाई कोई भी संवैधानिक संशोधन होगा उस पर आप कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हो, तो इन चीज़ों को क्या दोबारा से बहाल कर दिया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में क्या कर दिया गया था दोस्तों की लिखित में कैबिनेट की लिखित अधिसूचना के बाद ही राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। पहले क्या था दोस्तों, पहले ये था इंदिरा गांधी ने खुद नहीं कर दिया, भाई घोषणा कर दी कि राष्ट्रीय आपात लगाया जा रहा है देश में, तो ये चीज़ क्या कर दी गई थी, यहाँ पर समाप्त कर दी गई थी और ये कहा गया था कि भाई कैबिनेट की सिफारिश लिखित होनी चाहिए तब ही राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या किया गया, दूसरा यहाँ पर यह कर दिया गया कि भाई जो आप आंतरिक अशांति के आधार पर आप क्या लगा रहे हो, राष्ट्रीय आपात लगा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, आप सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की व्यवस्था की गई थी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट किया करो यदि आपको कोई समस्या है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन तथा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा के उपाय किए गए कि भाई आप एक प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रीय आपात लगा सकते हो या राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हो। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था
छठे नंबर का था, आपको ध्यान रखना, छठे नंबर का ये जो संपत्ति का अधिकार था ये कौन से नंबर पे था उस समय, छठे नंबर पर। ठीक है, तो इसको बिल्कुल समाप्त यहाँ पर कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, और इसको कानूनी अधिकार बना करके कहाँ रख दिया गया, आर्टिकल 300 के में। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर यह बात भी बहुत जबरदस्त की गई दोस्तों, आर्टिकल 20 और 21 को क्या कर दिया गया कि भाई राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भी ये निलंबित नहीं किए जाएंगे, जबकि पहले ये आर्टिकल 20 और 21 को भी वो क्या इंदिरा गांधी गवर्नमेंट क्या निलंबित कर रही थी। ठीक है, तो निलंबन नहीं किया जा सकता है, ये बात भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ही जोड़ी गई थी। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए उस उपबंध को हटा दिया गया जिसने न्यायपालिका की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। दोस्तों क्या कर दिया गया था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भाई लोकसभा अध्यक्ष, इनके निर्वाचन से संबंधित जांच नहीं कर सकते हैं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ये 39वें संविधान संशोधन 1971 के तहत इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया था, तो ये शक्ति फिर से छीन ली गई थी। तो बहुत जबरदस्त था ये 44वां संविधान संशोधन में, जितने भी इंदिरा गांधी ने गलत जो कदम उठाए थे उनको हटा दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं 50 अमेंडमेंट एक्ट 1984 यानी 50वां संविधान संशोधन 1984 पर हम बात करते हैं दोस्तों, 1984। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, तो देखिए संसद को खुफिया संगठनों या सशस्त्र बलों या खुफिया सूचना हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति दी गई। यानी जो क्या गुप्त एजेंसीज में काम कर रहे हैं उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये किया गया था। तो ये भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के तहत ही हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 1985। तो दोस्तों इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल कानून को इसमें क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, बनाया गया था यहाँ पर। और आया राम गया राम राजनीति को रोकने का ये प्रबंधन किया गया था, तो ये अच्छा था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए संसद तथा विधानमंडलों के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए अनुसूची 10 जोड़ी गई। यानी जो भी व्यक्ति तुरंत से एक एक दिन में 2-2 3-3 बार दोस्तों क्या कर दिया करते थे, दल बदल लिया करते थे, इसलिए अब क्या दल बदल के कानून के तहत अब अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है एमपीज और एमएलएज को। ठीक है, तो ये अच्छा था, आपको ध्यान रखना है। ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय में जोड़ा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो 58 अमेंडमेंट एक्ट 1987 यानी 58वां संविधान संशोधन 1987। तो देखिए इसमें क्या किया गया था दोस्तों, राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई कि संविधान का आप हिंदी में प्रकाशन कर सकते हो। तो देखिए राष्ट्रपति को संविधान का प्राधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया था आर्टिकल 394 के तहत, अनुच्छेद 394 के तहत, कि भाई जो संविधान इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको हिंदी में प्रकाशित किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको एक भी नहीं छोड़ना है। यहाँ से अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं आपको। ये चीज़ें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, पॉलिटी के और यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारे, खूब बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो आपको ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। ये अमेंडमेंट कोई नहीं कराएगा। जो चीज़ें जहाँ से आजकल क्वेश्चन उठ रहे हैं वहाँ पर वो क्या कट जाते हैं
और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों कि जो मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो देखिए लोकसभा तथा राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है, राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 65 अमेंडमेंट एक्ट 1990। तो देखिए दोस्तों इसमें SC ST के लिए आयोग बनाने की बात कही गई थी। तो देखिए SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोगों में विशेष अधिकार के स्थान पर एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई कि बहुत कि भाई 3 या 5 सदस्यीय आयोग बनना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 यानी 69वां संविधान संशोधन 1991। दोस्तों 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत क्या किया गया था, दिल्ली को NCR बना दिया गया था। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना दिया गया था। ठीक है, एक क्लास में शायद मैंने गलती से 69 की बजाय 89 बोल दिया है दोस्तों, तो 89 नहीं था, 69 अमेंडमेंट एक्ट है 1991 का। ठीक है, और दिल्ली में दोस्तों 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई कि भाई 7 मंत्री बन सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट 71वां संविधान संशोधन 1992। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया था, इसमें 3 भाषाएं और जोड़ दी गई थी 8वीं अनुसूची में। भाई देखिए 14 तो मूल संविधान में थी, मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। उसके बाद 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था और उसके तहत सिंधी को जोड़ा गया था, 15 हो गई। फिर उसके बाद कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इन 3 को 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ दिया गया और कितनी भाषाएं हो गई थी, 18 हो गई थी। तो देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, इसके साथ ही 18 भाषाएं हो गई। तो ये ऐसे कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों हमने क्या किया है, अभी तक यहाँ पर जितने भी भाग 2 से संबंधित जो संशोधन थे वो सारे क्लियर किए हैं। उसके बाद जैसे जैसे आगे भाग बढ़ते रहेंगे हम 103 संविधान संशोधनों में जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारे क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन से संविधान संशोधन तक कर दिया है, यहाँ पर 71वें संविधान संशोधन तक। अभी कम से कम 15 और बचे हुए हैं तो 103 हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, सारे इंपोर्टेंट नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग 3 की। तो देखिए भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार। तो मूल अधिकार दोस्तों भारत के संविधान कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार भारत के संविधान में किन किन आर्टिकल्स में है, तो आर्टिकल 12 से और 35 तक। आर्टिकल 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 13 क्या देता है दोस्तों, न्यायिक समीक्षा या कोई भी संविधान के गैर या उल्लंघन के लिए जो कानून बना दिया गया उसका अल्पीकरण कर देता है, अल्पीकरण कर देता है, उसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, आर्टिकल 13। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए मूल अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध हैं और व्यक्तियों को दिए गए हैं, भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, ये आप ध्यान रखोगे। ये नकारात्मक अवधारणा मानी जाती है क्योंकि ये राज्य के खिलाफ है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब 6 रह गए। मूल संविधान में कितने थे, 7, लेकिन 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था वहाँ पर संपत्ति के अधिकार को बिल्कुल हटा दिया गया। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार। तो देखिए पहला तो है समानता का मूल अधिकार, समानता का अधिकार।
आर्टिकल 14 से 18 डिस्कस फिर हम एक एक को करेंगे दोस्तों। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 टू 22, 19 से 22, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 एंड 24, यानी 23 व 24। उसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है आर्टिकल 25 टू 28, यानी अनुच्छेद 25 से 28। उसके बाद पांचवा है दोस्तों, पांचवा कौन सा है, धर्म एवं संस्कृति की प्रबंधन का अधिकार, धर्म एवं संस्कृति के प्रबंधन का अधिकार, आर्टिकल 29 एंड 30, ठीक है। उसके बाद छठा कौन सा था दोस्तों, ध्यान रखें छठे नंबर पे था वो, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लेकिन वो कौन से नंबर का मौलिक अधिकार था, तो छठे नंबर का था, सातवें का नहीं था, कई लोग सातवां मानते हैं उसको, तो छठे नंबर का था और आर्टिकल उसमें 31 था। लेकिन अभी उसको क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, निर्शित कर दिया गया है। और सातवें नंबर पे कौन सा था दोस्तों, अब 6 रह गए हैं, तो उस समय सातवें नंबर पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ठीक है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो देखिए आज हम इतना देख लेते हैं, उसके बाद कल से हम एक एक करके सारे मौलिक अधिकारों को फिनिश करेंगे। तो देखिए जो मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। मूल अधिकार भारत के संविधान में अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं तो देखिए मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को दिए गए हैं, ठीक है। मूल अधिकार संविधान में नकारात्मक अवधारणा माने जाते हैं, क्यों, गवर्नमेंट के खिलाफ है इसलिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। भारत के संविधान में मूल रूप से 7 थे दोस्तों, ये 7 हो गया, 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और उसे संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के में कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, इसलिए फटाफट मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद अब 6 मूल अधिकार बच गए हैं दोस्तों। तो देखिए 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 टू 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 टू 22। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 एंड 24। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, आर्टिकल 25 टू 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये है दोस्तों 29 एंड 30। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, लेकिन इसको निर्शित कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और अब छठा नंबर का जो 6 नंबर का रह गया है, वो पहले 6 नंबर पे ये था, लेकिन अब 6 ही रह गए हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 22। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे मौलिक अधिकारों को एक एक को डिस्कस करेंगे, पूरा विस्तार से करेंगे दोस्तों। क्लास लेना न भूलें, यानी कल तो हमारी किसकी क्लास होगी, कल तो कल्चर की होगी, परसों हमारी पॉलिटी की होगी। तो आपको सारे के सारे आर्टिकल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए जाएंगे, कभी दोबारा आपको क्लास लेने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें और वीडियो को पूरा देखा करें। आप चैनल पर विश्वास कीजिए, चैनल आपको सलेक्शन देगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।